रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। इस वक्त यूरोप है वो यूक्रेन की फेवर में आने के लिए तैयार नहीं है। लफ्जों की हद तक या पाबंदियां आप समझ लें या ये कह सकते, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है जी ये गलत हुआ है ये वो। एक मेरा अपना एंगल देखने का, आप मुमकिन है कुछ और सोचते हो। उनका असला बिखरा था, जंग होगी तो असला बिकेगा, और इसमें खाली अमेरिका नहीं है, इसमें बहुत से मुल्क है जो अपना असला बेचने की दौड़ में लोगों को, मुख्तलिफ मुल्कों को आपस में लड़ाते रहते हैं। या अगर इंटरनेशनल फोर्सेज ने कुछ उस पर असर डालना था तो वो मजबूर करते यूक्रेन को कि भाई इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करो। रूस की जो यूएसएसआर है वो भी एक बिग पावर के तौर पर इमर्ज हुआ था। रूस ने इस पे बहुत दफा एहतजाज किया कि क्यों ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और यूक्रेन क्यों इजाजत दे रहा है नेटो फोर्सेस को कि वो हमें निशाना बनाएं। हकायक टीवी में आपका मेज़बान एहसान बटालवी, और आज मौजूदा दुनिया का अहम तरीन मौजू कि रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ तो नहीं? इसलिए कि नेटो की तमाम क़ुव्वतें रूस के ख़िलाफ़ अपने तमाम किस्म के असलाजात यूक्रेन की सरहदों पे इकट्ठा करके रूस को टारगेट बना के वहाँ फिक्स करते रहे, और रूस ने इस पर बहुत दफ़ा एहतजाज किया कि क्यों ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और यूक्रेन क्यों इजाज़त दे रहा है नेटो फोर्सेस को कि वो हमें निशाना बनाएं। इसी के नतीजे में जब उसने ये देखा कि मेरी बात कहीं नहीं सुनी जा रही और मैं बहुत दफ़ा इन्हें वार्निंग दे दे के थक चुका हूँ, तो फिर अचानक उसने कल अटैक कर दिया। अटैक के नतीजे में कसूरी साहब आपने भी सुना होगा, उसने चेरनोबिल के जो इनका था एटॉमिक सेंटर, सबसे पहले उसने उसे फतह किया। इससे पहले वो 2 शहरों को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर चुका था, जो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी, और उसको उस वक्त ही चाहिए था कि वो इनके साथ कोई मुआहदा कर लेता, कोई इनके टेबल पे आ जाता, या अगर इंटरनेशनल फोर्सेस ने कुछ उस पे असर डालना था तो वो मजबूर करते यूक्रेन को कि भाई इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करो। लेकिन कसूरी साहब, हकीकत ये है कि उन्हीं फोर्सेस ने, मतलब एक मेरा अपना एंगल देखने का, आप मुमकिन है कुछ और सोचते हो, कि उनका असला बिखरा था, जंग होगी तो असला बिकेगा, और इसमें खाली अमेरिका नहीं है, इसमें बहुत से मुल्क है जो अपना असला बेचने की दौड़ में लोगों को, मुख्तलिफ मुल्कों को आपस में लड़ाते रहते हैं। अब आपसे सवाल है, आप एक सियासी बहुत बड़े कारकुन, बेनजीर साहब के एडवाइजर भी रहे, इंटरनेशनल हालात को भी समझते हैं, जिसका मैंने आगाज किया कि क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज तो नहीं? आप क्या कहते हैं इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, बात यह है कि हम लोग अगर देखा जाए सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो इंतजामात हुए थे उसमें रूस की जो यूएसएसआर है वो भी एक बिग पावर के तौर पर इमर्ज हुआ था, और उससे ये जो बिग 2 जो पावर्स थी उनके होने से बैलेंसिंग फैक्टर एक कायम हो गया था कि अगर अमेरिकन या यूरोपियन ताकतवर है, एक ब्लॉक यूरोपियन और अमेरिकनों का था, दूसरा प्रो रशियन चाइनीज एक ये, तो वो एक बैलेंसिंग फैक्टर था। लेकिन ये जो कोल्ड वार के बाद 79 के बाद जब रशियंस ये काबुल में आए हैं, और आप ये कह सकते हैं कि रशियन फोर्सेस को विड्रा करना पड़ा, तो उससे बैलेंसिंग फैक्टर है जो वो डिस्टर्ब हो गया, और वो फिर कुल्ली तौर पर अमेरिकन फेवर में चला गया। लेकिन दूसरी तरफ जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी या कोल्ड वार का आप कह सकते हैं, उसमें इकोनॉमिकली एक तब्दीली ये आई कि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, और ये सूरत हाल हो गई कि इस वक्त दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, चाइना उनमें मेजर उनका पार्टनर है। चाहे आप उनकी इंडिया से ट्रेड ले लें, चाहे यूरोप से ट्रेड ले लें, चाहे अमेरिका की तरफ आप देख लें, चाहे इसराइल से देख लें, चाहे सऊदी अरेबिया से देख लें, अबू धाबी से देख लें, तो चाइना की जो एक मेजर पार्टनर है सारी दुनिया का। और इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि ये जो सूरत हाल है चाइना की फेवर में बैलेंस चला गया है इकोनॉमिक ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का, ये जो बात है। लेकिन कसूरी साहब, अगर दुनिया वजूद में रहेगी, अगर दुनिया एग्जिस्ट करती रहेगी तो ट्रेड होगी। अगर तीसरी आलम की जंग के नतीजे में, जैसा आपने भी सुन लिया कि रशिया ने वार्निंग दी है यूरोपियन कंट्रीज को कि अगर किसी ने भी कोई दखल दिया तो उसका हशर इबरतनाक होगा,
اب इतना खशर वो सिर्फ एक ही सूरत में कर सकता है कि अपने न्यूक्लियर असासे वो यूज करे उनके अगेंस्ट, और उसके बाद पूरी दुनिया की तबाही अच्छा, है। तो इसको महसूस जो यूरोपियन है या वो लोग जो इंटरनेशनल आप कह सकते हैं प्लेयर्स हैं, वो इसको में इजी फील नहीं कर रहे थे कि ये इंटरनेशनल ट्रेड का जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो चाइना की हिमायत में, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा ये समझे कि आप उसको रोकने के लिए या कम करने के लिए, तो वो एक नए अरेंजमेंट के साथ दुनिया में ये पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा है कि इंटरनेशनली कि जो यूक्रेन है ये यूरोपियन और अमेरिकनों का एक जबरदस्त एक अलाई है, तो मैं ये समझ जैसे कि आप हालात नजर आ रहे हैं इस वक्त यूरोप है वो यूक्रेन की फेवर में आने के लिए तैयार नहीं है, लफ्ज़ों की हद तक या पाबंदियां आप समझ लें या ये कह सकते, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है जी ये गलत हुआ है ये वो, लेकिन अमली तौर पर फिलहाल जो सिचुएशन वर्ल्ड में नज़र आ रही है, ना ही अमेरिकन यूक्रेन के फेवर में आने के लिए तैयार है, ना यूरोपियन, बल्कि रशियंस को मैं ये समझता हूँ कि ये रशियन और अमेरिकन एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे या आप इसको इस वक्त महसूस ना करें, लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है या मतलब मेरी जो सोच है या मेरा जो तजिया है वो ये है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के दरमियान जो चाइना को आगे इकोनॉमिकली रोकने के लिए एक प्लानिंग हो रही है उसी का हिस्सा है, और ये चाइना और जो रशिया और यूक्रेन का जो मसला है इसमें यूरोपियन ने फिलहाल कोई मुदाखलत अमली तौर पर नहीं करेंगे। साहब तारीख ये बताती है कि रशिया कभी भी इत्तेहाद नहीं हुआ, कभी किसी बात पे वो यकजा नहीं हुए। आज आपका ख्याल है यूक्रेन पे कब्जा करने के लिए वो रशिया की मदद करेगा? देखिए जी, सेकंड वर्ल्ड वार में वो एक टाइम जो रशिया है वो अलाइज के साथ चला गया था और वो एक ग्रुप था 18 मुल्कों का। हाँ, जैसे मैं गया है ना अलाइज के साथ, अब वो नहीं है। अच्छा, लेकिन अब ये बात है कि इस वक्त नहीं, आप देखें इस वक्त एहसान साहब, इस वक्त 700 अरब डॉलर की जो ट्रेड है इंटरनेशनल रशिया और अमेरिका के दरमियान है, उसके बाद 200 या 250 अरब डॉलर की ट्रेड है वो अमेरिका के जो अलाई हैं यूरोपियन उनके साथ उसकी एक उस तरह तो अमेरिका इस वक्त चाइना का 1100 अरब डॉलर से ज्यादा का मकरूज है। आप ये नहीं कह सकते कि उनके ताल्लुकात खराब है या कुछ है, उसका मकरूज है, तो आप उसको क्या कहें? लेकिन आप, मैं यही कह रहा हूँ कि वो दुनिया में वो बैलेंसिंग फैक्टर रखने के लिए लोग हैं, सिर्फ एक जैसे वो एक चीज़ पे वो एक डिसीजन कर लेते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और जो इंटरनेशनल हमारे जो मामलात हैं उनको हमने इकट्ठा नहीं रखना, इस वक्त इसमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए इस जो डिस्प्यूट है इसका। और हमें खास तौर पर पाकिस्तान के लिए इस वक्त अपनी जो माशी पॉलिसियां हैं, सियासी पॉलिसियां हैं और खारजा उमूर है उसको दोबारा रिकंसिडर करना पड़ेगा, दोबारा उस पर गौर करना पड़ेगा और अपनी पॉलिसियों को हालात के मुताबिक बेहतर बनाना पड़ेगा। नाज़रीन, कसूरी साहब का ये ख्याल है कि ये जंग भी एक मिली भगत है और एक नया अलायंस क्रिएट करने की एक कोशिश है, लेकिन अगर आप तारीख का बगौर मुताला करें तो आप उन पेशगोइयों को नहीं भूल सकते कि जो इसी खित्ते से तीसरी आलमी जंग और इस दुनिया के अंजाम की तरफ बढ़ने की निशानदेही करती रही है। आप इस पे गौर कर लीजिए, क्या ये तीसरी आलमी जंग तो नहीं, और क्या हम इस दुनिया के अंजाम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।